हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है केमिस्ट्री को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। देखिए, बात की जाए अगर जो है समस्थानिकों को कि समस्थानिक या आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो देखिए समझिए समस्थानिक या आइसोटॉप क्या होते हैं। देखिए ऐसे तत्व क्या जिनके जो है परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, असमान या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है बच्चों, समस्थानिक। दोबारा बता रहा हूँ मैं परिभाषा। परमाणु क्रमांक जो है मतलब एटॉमिक नंबर, ऐसे तत्व जिनका जो है परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन क्या हो, परमाणु भार असमान हो, तो ये सभी तत्व जो है समस्थानिक बोले जाएंगे, मतलब आइसोटॉप। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए हाइड्रोजन के जो है कितने जो है समस्थानिक हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक हैं। कितने? 3। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन के बताइए टोटल कितने समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक। आइए चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। देखिए कौन कौन से हैं तीनों, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 का नाम पूछा जाए तो इसका नाम होता है बच्चों प्रोटियम। 1H2 का नाम होता है बच्चों ड्यूटीरियम और 1H3 का नाम होता है बच्चों ट्राइटियम। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से और बार बार इसको जो है दोहरा के जो है याद कर लेना है। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो देखिए कार्बन के भी जो है 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? 6C12, 6C13 और 6C14। ये जो 6C12 इसका जो है जो समस्थानिक है, इसका उपयोग किया जाता है तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात करने में। और ये जो कार्बन 14 है, इसके द्वारा हम लोग जो है जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर देखिए पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं, तो ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं वो तीनों? तो एक तो हमारा 8O16 है, दूसरा 8O17 है और तीसरा 8O18 है। इनके सबके देखिए आप परमाणु क्रमांक समान है लेकिन सबके परमाणु भार अलग अलग हैं। इसके अलावा देखिए समस्थानिकों के अंदर नोट बना के आपको इसको जो है याद कर लेना है कि इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती, मतलब जो समस्थानिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो समान होगी लेकिन उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें कोबाल्ट का समस्थानिक कौन सा है, तो देखिए कोबाल्ट का जो प्रमुख समस्थानिक है वो है कोबाल्ट 60। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए संभारिक क्या होते हैं, जिसको हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं, तो ऐसे तत्व देखिए जिनके परमाणु भार तो क्या हो, समान, मतलब एटॉमिक मास तो सेम हो लेकिन परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। इनके क्या होते हैं, जो संभारिक होते हैं, इनके जो है रासायनिक और भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, संभारिकों के जो है रासायनिक और भौतिक गुण, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका मेन रीज़न यही है कि ये परमाणु भार जो है समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम कुछ संभारिकों के उदाहरण। देखिए संभारिक का मतलब क्या होगा, सबके परमाणु भार समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सब पे 40-40 लिखा हुआ है लेकिन ये है कि 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। तो ये तीनों ही जो है आपस में मिलकर संभारिक बनाते हैं। इसके अलावा देखिए संभारिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, मतलब तीनों ही जो है अलग अलग होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था अभी पीछे समस्थानिक, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होती है। इसके अलावा देखिए बात की जाए समस्थानिकों में, तो देखिए लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसको चलिए हम एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 17Cl35 है और 17Cl37 है, तो देखिए इसमें क्या है,
इन दोनों का जो है परमाणु क्रमांक तो समान है 17, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो ये समस्थानिक हो गए। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सर्वाधिक समस्थानिक किसके हैं, सबसे ज़्यादा आइसोटॉप्स किसके हैं, तो ये हैं बच्चों पोलोनियम के। इसके लगभग जो है 42 जो है समस्थानिक ज्ञात हैं। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें हम लोग जो है चट्टानों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो देखिए आपसे या तो पूछा जाएगा चट्टानों की आयु या पृथ्वी की आयु, तो देखो दोनों के लिए हम लोग जो है यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट। परिसंचरण में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए भी जो है सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है, Na24। ठीक है। तो अगर पूछा जाए जो सर्कुलेशन होता है उसमें रक्त के थक्का जो जमता है उसकी स्थिति का पता किससे लगाया जाता है, तो ये जो है सोडियम 24 से जो है पता लगाया जाता है। देखिए कोबाल्ट जो 60 होता है उससे जो है गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं और इसी का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का आपको पता होना चाहिए कि गामा किरणें उत्सर्जित होता है और इसका यूज़ जो है कैंसर के इलाज में करते हैं। देखिए रक्त का कैंसर या ल्यूकेमिया क्या होता है, ठीक है, आपको पता है जो है कैंसर होता है ये, और इसमें जो है कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है इलाज में। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें सम न्यूट्रॉनिक की, जिसको हम लोग आइसोटोन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों आइसोटोन, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी। ठीक है। देखिए इसको हम लोग जो है एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया 15 फास्फोरस 31 और 14 सिलिकॉन 30। इनमें देखिए अगर हम दोनों में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए। तो देखिए 31 में से जब आप जो है 15 घटाएंगे तो 16 बचेगा, ऐसे 30 में से 14 घटाएंगे तो भी 16 बचेगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है। दोनों में जो है देखिए इसको यहाँ पे समझाया भी गया है कि दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है 16। इसी प्रकार देखिए 3 लिथियम 7 और 4 बेरिलियम 8, ये भी सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि दोनों में जो है 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, दोनों में 4 न्यूट्रॉन हैं। तो ये हो गया जो है सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए अगर बात करें हम रासायनिक बंध की, रासायनिक बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए रासायनिक बंध बनने के लिए जो है सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है धनायन। धनायन पहले समझिए धनायन कैसे बनता है, तो धनायन तब बनता है जब परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने से ही धनायन बनता है। लेकिन इसी प्रकार पूछा जाए ऋणायन कैसे बनता है, तो ऋणायन बनता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है। तो त्यागने से तो धनायन बनता है और ग्रहण करने से क्या बनता है बच्चों, ऋणायन बनता है। आयनों से बना यौगिक, तो हम इसको आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। आयनों से बना जो यौगिक होता है उसको हम आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक जो है बोलते हैं। आयनिक बंध क्या होता है बच्चों, जब एक धातु तत्व का संयोग एक अधातु तत्व से होता है तो उनके बीच जो है आयनिक बंध जो है बनता है। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले समझिए ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और ऑक्सीजन जुड़ता है और साथ में विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन जुड़ता है और साथ में विद्युत धनात्मक समूह में के अनुपात में वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपचयन की, किसकी बच्चों, अपचयन की, तो अपचयन या रिडक्शन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऑक्सीजन को त्यागा जाता है और साथ में विद्युत धनात्मक अनुपात में जो है कमी होती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। लोहे पर जंग लगना, तो देखिए जो लोहे पर जंग लगता है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका ऑक्सीकरण है, किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। लोहे पर जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण को होता है और लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो है बढ़ जाता है।
ठीक है। देखिए इसके अलावा बात करें अगर हम रिडॉक्स अभिक्रिया की, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, मतलब एक तत्व का जो है ऑक्सीकरण हो जाए और एक तत्व का जो है अपचयन हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ तत्वों के जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं, ऑक्सीकरण संख्या, इसको भी आपको याद कर लेना। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है। इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ होगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। चलिए देखते हैं कुछ जो है एग्जाम्पल के थ्रू और इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा देखिए पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। इन्हीं से बस आप जो है सभी के ऑक्सीकरण संख्या लगभग निकाल सकते हैं। देखिए KMnO4 में अगर पूछा जाए Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है मैग्नीज़ की, तो देखिए आपको इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमें पता है पोटेशियम का कितना होता है 1, तो यहाँ 1 रख दिया। Mn का पूछा गया तो उसको x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2 होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके 4 मोल्स हैं तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 + x माइनस ये 4 दूनी -8 हो गया =0। तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो -8 + 1 -7, इधर आके +7, तो इसका मतलब मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों, +7 है। आइए देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है बच्चों, तो ये है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इन सभी धातुओं को जो है हम लोग जो है चाकू से जो है काट सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर पूछा जाए कि सोडियम को किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जलने लगती है, एयर से कांटेक्ट कर लेती है। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, Na2B4O7 × 10H2। बात करें अगर ग्लोबल सोल्ट की तो इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 × 10H2। अगर बात करें हम सोडा लाइम की, इसका फॉर्मूला होता है NaOH + CaO। NaOH क्या है, कास्टिक सोडा, और CaO क्या है, बिना बुझा चूना। बात करें अगर हम लोग हाइपो की, हाइपो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3 × 5H2। अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तो इसका फॉर्मूला होता है MgOH, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ क्या होता है, ये पेट की अम्लीयता को जो है कम करता है। क्लोरोफिल के केंद्र में अगर पूछा जाए क्या होता है, तो इसके केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है। इसके अलावा देखिए 2-3 पॉइंट और हैं हमारे। अगर बात करें हम इप्सम सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है MgSO4 × 7H2। बात करें बॉक्साइट अयस्क की, तो ये बॉक्साइट जो अयस्क होता है ये एल्यूमिनियम का होता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2, और इसका नेम होता है रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ये बॉक्साइट का जो है नाम होता है, और ये किसका अयस्क है बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अगर बात पूछा जाए कि बताइए वायुयान व रॉकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है हल्की होती है। इसके अलावा जो 18 कैरेट का सोना है उसमें शुद्ध सोना कितने % होता है, तो 75% होता है, जबकि शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। अगर पूछा जाए कि पारे का मुख्य अयस्क क्या है, तो बच्चों जो पारे का मुख्य अयस्क है वो है सिनेबार। तो पारे का मुख्य अयस्क है सिनेबार। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की और वीडियो को पाने के लिए आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।